ससुराल में पहली रात दो नई बहू के घर का हुआ बंटवारा। सरला की दो बेटियां थीं, जिनमें से उसकी बड़ी बेटी उसकी सौतेली बेटी थी और छोटी बेटी उसकी अपनी। लेकिन सरला कभी भी अपनी दोनों बेटियों में से किसी में जरा भी फर्क नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ सरला की छोटी बेटी नताशा को अपनी सौतेली बहन दिव्या जरा भी पसंद नहीं थी। वो उससे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जब से वो पैदा हुई है तब से उसके माता पिता का सारा प्यार सिर्फ उसकी सौतेली बहन को ही मिल गया है। ऐसे ही एक दिन खाने की टेबल पर खाना खाते हुए सरला और अजीत दिव्या की शादी की बातें करने लगते हैं। ये समय कितनी जल्दी गुजर गया, हमें तो पता ही नहीं चला। अब देखो ना, हमारी दिव्या कितनी बड़ी हो गई है, बिल्कुल शादी के लायक हो गई है। सही कहा तुमने सरला, अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है। कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं। अपनी माँ और पिता की बातें सुनकर दिव्या शर्मा जाती है, जिसके चलते वो टेबल के ऊपर झूठे रखे बर्तन उठाती है और रसोई में लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद नताशा अपने माता पिता से कहती है, आप दोनों को हमेशा से अपनी बड़ी बेटी ही नजर आती है, आपको मेरी शादी की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अपनी छोटी बेटी की बात सुनते ही अजीत और सरला दोनों ही हंसने लगते हैं। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, तुम्हारी भी शादी करवा देते हैं। अब तो खुश हो ना? हमेशा की तरह आपने आज भी सबसे पहले अपनी बड़ी बेटे के बारे में ही सोचा और मेरे लिए बाद में। ऐसा कहकर नताशा वहां से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद अजीत सरला से अपनी दोनों बेटियों की कुंडली मांगता है, जिसके बाद सरला अजीत को दोनों की कुंडली दे देती है और अजीत उन कुंडलियों को पंडित को दे देता है। अरे पंडित जी, मेरी दोनों बेटियों के लिए कोई अच्छे से लड़के देखना, ताकि मेरी बेटियां हमेशा एक साथ खुश रहें। पंडित अजीत से उन दोनों की कुंडली ले लेता है, जिसके बाद वो अजीत से कहता है, आपकी दोनों बेटियों के योग्य दो लड़के हैं और एक ही घर से हैं। अगर आप चाहो तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ पंडित जी, क्यों नहीं। आप एक काम कीजिएगा, इस रविवार के दिन उन्हें घर पर बुला लीजिएगा। पंडित अजीत की बात मान लेता है और उसी के अनुसार वो रविवार वाले दिन लड़के के माता पिता को उनके घर ले आता है, जहां दोनों बहनें अच्छे से तैयार होकर उनके सामने बैठ जाती हैं। दोनों ही खूबसूरत थीं, जिसके चलते माया और पूरन उन्हें पसंद कर लेते हैं। हमें आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई हैं। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। माया के रिश्ता पक्का करने के बाद अजीत और सरला भी रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और दोनों बहनें शादी करके अविनाश और राघव के साथ उनके घर आ जाती हैं। लेकिन घर पहुंचने के बाद उन्हें एक सरप्राइज मिलता है। ससुराल में आने के बाद छोटी बेटी जेठानी हो जाती है और बड़ी बेटी देवरानी। मैं जानती हूँ तुम्हें ये जानने के बाद थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन मेरे बड़े बेटे को तुम्हारी छोटी बहन पसंद आई और छोटे लड़के को दिव्या, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, छोटे बड़े से क्या होता है, आखिर नताशा मेरी बहन है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ हाँ प्यारी बहना, जितना सती सावित्री बनना है बन लो। अब तो मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरे आगे किसी की नहीं चलेगी। शादी के पहले दिन से ही नताशा दिव्या के ऊपर रौब झाड़ने लगती है और उससे घर के बंटवारे के लिए बातें भी करने लगती है। देखा दिव्या तुमने, कितना बड़ा घर है ये। इतना बड़ा घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा सोचो जरा, अगर इस घर का बंटवारा हुआ तो उस हिसाब से मैं बड़ी बहू हूँ, मुझे तो ज्यादा ही मिलना चाहिए। नताशा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये घर तो एक स्वर्ग की तरह है और तुम इसे तोड़ने की बात कर रही हो। आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है, ये सोचो कि हमेशा तुम इस घर को जोड़ कर रखो, बंटवारे से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। नताशा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। मैं जानती हूँ बेचारी दिव्या के अंदर से हालत बहुत बुरी हो रखी है, क्योंकि अब इस घर का जब बंटवारा होगा तो ज्यादा हक तो मेरा ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। वैसे भगवान आपका बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि जब आप देते हो तो छप्पर फाड़ कर देते हो। इतनी खुशी तो मुझे जीवन में कभी नहीं प्राप्त हुई। तभी वहाँ अनन्या आती है और अपनी दोनों भाभियों से कहती है, आप दोनों खाना खा लीजिए, उसके बाद अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। अनन्या के कहने पर दोनों खाने की टेबल पर बैठ जाती हैं, जहां अनन्या खुद अपने हाथों से अपनी भाभियों को खाना परोसती है। उसके खाना परोसने पर दिव्या उसे 100 का नोट निकाल देती है। ये लीजिए मेरी प्यारी ननंद, मेरी माँ ने बताया था कि पहली दफा जब मेरी ननंद मेरे लिए कुछ करे तो उसके हाथ में नेक जरूर देना। माँ ने तो यहाँ भी मेरे साथ दोगलापन किया,
मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन मैं यहाँ भी आगे ही रहूंगी। ऐसा सोचकर नताशा अपने पर्स से पूरे 1000 रुपए निकालती है और अनन्या को दे देती है। ये लो अनन्या, तुमने कुछ खरीदने का मन हो तो इन पैसों से खरीद लेना। भाभी जी, मुझे इतने सारे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे बस इसमें से नेक के नाम के 100 रुपए ही दे दीजिए। 1000 रुपए में से वो केवल 100 रुपए निकाल कर ले लेती है। ऐसे ही पहले दिन से ही घर के सभी लोगों को दिव्या ज्यादा पसंद आती है, तो वहीं नताशा किसी का भी दिल जीत नहीं पाती, जिसके चलते वो चालाकी से अपने पति को अपनी तरफ कर लेती है और इसी का फायदा उठाकर वो एक दिन अपने पति अविनाश से घर के बंटवारे की बात करने लगती है। अविनाश जी, मैं सोच रही थी क्यों ना घर का बंटवारा हो जाए। अब घर का बंटवारा हो जाएगा तो आप खुद का कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हो। भाई के भरोसे कब तक रहोगे? कह तो तुम सही रही हो, लेकिन घर का बंटवारा करवाने की क्या जरूरत है, वो तो मैं ऐसे भी खोल सकता हूँ। आप मेरी बात समझिए ना, बंटवारा होने के बाद हमारे पास ज्यादा पैसे और ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि आप घर के बड़े बेटे हो। नताशा अविनाश को अपनी तरह लालची बना देती है, जिसके चलते अविनाश अपने माता पिता से घर के बंटवारे की बात कर देता है। दिव्या बंटवारा होने से रोकने की कोशिश बहुत करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। माँ जी, आप ही इस बंटवारे को रोक दीजिए। अभी तो हमारी शादी हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से हम नई बहुओं का बंटवारा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हम एक परिवार की तरह रहना होगा। बंटवारे की बात तुम्हारी बहन ने ही अविनाश से की थी, तो तुम सोचो ये बंटवारा रुक ही कैसे सकता है, और फिर एक न एक दिन तो ये होना ही था। ये सुनकर दिव्या बहुत मायूस हो जाती है। वो लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं कर पाती। उसकी छोटी बहन उससे सब कुछ छीन लेती है। उसके हिस्से में केवल उसकी नंद और उसके सास ससुर ही आ पाते हैं और थोड़ी सी जमीन, जिस पर वो अपना एक छोटा सा गुजारा करने लायक घर बना लेते हैं। पता है दिव्या, पैसा कुछ नहीं होता, हमारे जितना अमीर कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारे माता पिता हैं और साथ में प्यारी सी बहन भी। आपने बिल्कुल सही कहा। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे हिस्से में माता पिता और मेरी ननंद है। राघव और दिव्या कुछ दिन तो गरीबी के दिन गुजारते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका काम चलने लगता है और उनकी परेशानियां भी खत्म होने लगती हैं। वहीं दुनिया भर का पैसा अपने बिजनेस में लगने के बाद भी अविनाश का बिजनेस डूब जाता है और वो सड़क पर आ जाता है। ये तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुमने मुझे मेरे परिवार से अलग करवा दिया और अब मुझे मेरे बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हुआ। तुम्हारी जैसी लालची औरत किसी को नहीं हो सकती। मैं तुम्हें छोड़कर वापस अपने परिवार के पास जा रहा हूँ। अविनाश नताशा को छोड़कर अपने भैया भाभी के पास अपनी गलती स्वीकार करके रहने लगता है। वहीं नताशा भी अपनी बहन से माफी मांगती है, जिसके बाद वो भी उनके साथ ही रहने लगती है। जिसके बाद वो सभी एक परिवार की तरह दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। रजत सोना के बाप की कंपनी में जॉब करता था। एक दिन सोना के बाबा की तबीयत थोड़ी खराब थी, इस वजह से वो काम पर नहीं आ पाए। सभी अपना काम अच्छे से कीजिएगा। आज बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ पाए, तो आज आप सभी की बॉस मैं हूँ, सोना। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो खुद थी। अरे ये हमारे बॉस की बेटी तो बहुत सुंदर है। अब मैंने तो इन्हें आज से पहले कभी देखा ही नहीं। अरे देखते ही कहां से, ये अभी अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ाई पूरी करके विदेश से लौटी है। सभी सोना के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में कोई ऐसा भी था जिसने एक दफा भी अपनी जुबान से सोना का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके दिमाग में बस उसी का नाम छप चुका था। हेलो मिस्टर। जी हाँ, मैं आपसे ही बोल रही हूँ। सोना रजत से बोली, लेकिन रजत तो उसी के ख्यालों में गुम था। हाँ हाँ जी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आप में। जी, जल्दी जल्दी से काम करो। जी जी। रजत घबराया हुआ सा काम में लग गया। सोना उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराई। क्यूट। ऐसे बोलकर सोना मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। खुद को क्यूट सुनकर अचानक रजत के गाल लाल हो गए और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कम ऑन, रिलैक्स। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मुझे सोना से नहीं, मुझे सोचना भी नहीं चाहिए। एक तरफ रजत उसके बारे में ना चाहते हुए भी सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सोना भी उसी के ख्यालों में खोई थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन मौका देखकर सोना ने रजत से अपने दिल की बात कह दी। रजत, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं बस दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ, जैसे मानो तुमने मेरे दिमाग में घर बना लिया हो। अब मैं भी सोना, लेकिन हम दोनों का मिलना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ।
मैं तुम्हारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कभी पूरा नहीं कर सकूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। रजत और सोना दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों ने बिना अपने माँ बाप की इजाजत के एक मंदिर में शादी कर ली और रजत उसे अपने घर लेकर पहुंच गया। रजत ने घर जाकर सोना को अपनी माँ और पूरे परिवार से मिलाया। माँ, बाबा, ईशा, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। ये कौन है भैया? ये तेरी भाभी है सोना। नमस्ते। भाभी? मतलब आपने शादी कर ली? हाँ हाँ। उन दोनों की ये बातें रचना ने दूर से ही सुन ली। हे भगवान, क्या ये तू सच बोल रहा है रजत? हाँ माँ, ये बात बिल्कुल सच है। जंगली, नालायक, बदतमीज, ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे इतना बड़ा किया था। अरे इससे अच्छा तो तू पहले मुझे मार ही देता। तेरी शादी के तो मैंने लाखों अरमान सजा रखे थे और तूने एक ही झटके में सभी पर पानी फेर दिया। रचना, अब बात का बतंगड़ मत बनाओ, बहू को एक मौका तो दो। आजा बहू, तेरा हमारे इस छोटे से घर में स्वागत है। मोस्ट वेलकम भाभी। सोना अपने ससुराल में कुछ दिन तक तो काफी शांत रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब रजत अपने काम पर चला गया तब सोना बोली, ईशा, मम्मी पापा को बोल देना मैं जरा शॉपिंग करने जा रही हूँ। ईशा से क्यों बुलवा रही है? तू ही बोल दे। आपने सुन तो लिया ही होगा, तो अब मैं चलती हूँ। नहीं, अभी इस समय नहीं, सारा काम यूं ही पड़ा हुआ है और तुझे शॉपिंग करने जाना है। एक्सक्यूज मी, अगर काम पड़ा हुआ है तो आप और ईशा हो तो सही करने को। तू शॉपिंग के लिए नहीं जाएगी बस। आप होती कौन हो मुझे रोकने वाली? ना मैं आपके पैसों से कुछ खरीदूंगी और ना ही आपको कुछ दूंगी, तो आप मुझे मत रोको। और वैसे भी आपकी औकात नहीं है मुझे ऑर्डर देने की। आप जैसे जिन लोगों से हाथ मिलाते हैं ना, वो लोग तो मेरे पाँव दबाते थे, समझिए आप। सोना अपनी सास को बातें सुनाकर वहाँ से चली गई। माँ, भाभी की बात को दिल पर मत लेना। अमीरी इंसान को पत्थर का बना ही देती है। मैं ऐसे बेवकूफ लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेती हूँ। इसी तरह से झगड़ों और कलेशों में समय बीत रहा था। एक दिन जब सभी घर में थे तब सोना बोली, सुनिए रजत जी, मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती हूँ। बस बहुत हुआ। इन सबकी चेचे मेमे से मेरा दिमाग परेशान हो चुका है। अब आप इस घर का बंटवारा कीजिए बस। तो हम ही क्या तेरे साथ रहने के लिए तड़प रहे हैं? मैं तो खुद चाहती थी कि तू हमसे अलग ही हो जाए, हमें भी सुकून मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों ऐसा ही चाहती हैं तो मैं और बाबा इस परेशानी का हल निकाल लेंगे। फिर क्या था, दोनों बाप बेटों ने मिलकर एक दूसरे की सलाह से घर का बंटवारा कर दिया। घर के बीचों बीच एक दीवार बना दी और अब रचना और सोना दोनों अलग अलग रहने लगी। अलग अलग रहते हुए सोना को अब 2-4 दिन बीत चुके थे। हाँ, इस घर में तो बहुत काम है। बर्तन धो, कपड़े धो, खाना बनाओ, रोटी बनाओ, वगैरह वगैरह। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। इससे अच्छा तो मैं मम्मी जी के साथ ही रह रही थी। सोना खुद से बातें करती हुई काम कर रही थी। उसे अपने किए पर मन ही मन बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन वो अब भी अपने अलग रहने के फैसले पर अटल थी। जो भी हो, 2-4 दिन में मुझे इन कामों की आदत पड़ ही जाएगी। वैसे भी ये कौन से मेरे सगे माँ बाप है। वो ऐसा बोल ही रही थी कि तभी अचानक से उसके पास उसकी माँ महालक्ष्मी का फोन आया। बेटा सोना, तू यहाँ आजा। क्या हुआ माँ? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। सोना अपने घर पहुँच गई। वहाँ उसकी भाभी भी बंटवारे की बात ही कर रही थी। देखिए सासू माँ, अब आप बुरा मानिए या भला मानिए, लेकिन अब मैं एक पल भी आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। ये आप क्या बोल रही हो भाभी? अचानक ही आपको क्या हुआ? देखो सोना, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए तुम चुप रहो। पर भाभी, आपको फिर भी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। भले ही वो आपकी सगी माँ ना हो, लेकिन अब आपकी शादी इस घर में हो गई है, तब आप भी इसी घर की बेटी हो। अच्छा, मुझे सिखा रही हो? तुमने भी तो कुछ ऐसा ही किया था, तो ये बात तुम पर लागू नहीं होती है क्या? बोलो। सोना कुछ भी नहीं बोली। आपको जो करना है वो कीजिए, मैं चलती हूँ। रास्ते में सोना को अपनी सास के कहे शब्द याद आने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि उसने अपनी सास के साथ जो भी किया वो ठीक नहीं था। रजत जी, मुझे सासू माँ के यहाँ ले चलिए। अचानक? सवाल मत कीजिए, बस चलिए। रजत उसे अपनी माँ के यहाँ ले गया। वहाँ पहुंचकर सोना अपनी सास रचना से रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए। उसने अपने हाथ जोड़े हुए थे और वो इतना रो रही थी कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था।
रचना को उस पर दया आ गई और वो बोली, मत रो बहू, ले मैंने तुझे माफ किया। सासू माँ। ये सारा मंजर देखकर रजत मुस्कुराया और फिर उसने इशारे से सोना के पूरे परिवार को अंदर बुलाया। माँ, बाबा, भाभी, भैया और आप। हाँ हम। भाभी, पर आप तो जानती हूँ तुम क्या कहोगी। सोना, हमने तुम्हें परिवार की अहमियत को समझाने के लिए ही ये नाटक किया था। सोना को अब सब कुछ समझ आ चुका था। अब उसे किसी भी बंटवारे की इच्छा नहीं थी। घर के बीच बनी दीवार को भी उसी दिन तुड़वा दिया गया और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। मेघा अपनी सास कमला के सामने जैसे ही खाने की थाली परोसती है तो कमला कुड़कुड़ाती हुई कहती है, क्यों री मेरी काली बहू, आंखें बंद करके थाली में खाना डाला था जो रोटी के साथ सब्जी के बजाय नमक भर दिया है। माँ जी, रसोई में एक भी साग सब्जी नहीं है। जो 2-4 आलू थे वो कल रात बना दिया था। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। इस मनहूस के कदम मेरे घर में क्या पड़े। मेरे घर आंगन की खुशियाँ खाक हो गई और अब ये नौबत आ गई है कि नमक के साथ रोटी खानी पड़ रही है। अरे भगवान, कभी तो बेचारी बहू पर तरस खाया करो। अरे हर बात में क्यों इसे कोसती रहती हो। अपनी बहू के प्रति कमला की इस कड़वाहट का कारण मेघा का काला रंग था, जिस कारण कमला ने कभी भी मेघा के मन में झांका ही नहीं। बस हर दम उसके काले रंग को लेकर उसे कोसती रहती थी। मेघा मन की बहुत साफ थी, इसलिए वो चुपचाप सब कुछ सह रही थी। मेघा माँ दुर्गा के प्रति बड़ी आस्था रखती थी। कुछ महीनों पहले तक गिरधारी खेती करता था, मगर ढलते उम्र के साथ गिरधारी बीमार रहने लगा। ऐसे में गोपाल घर चलाने के लिए ईंट की भट्टी में भरी गर्मी में ईंट ढोता रहता था। मगर एक रोज ईंट ढोते वक्त ईंट की भारी गठरी उसके पैर पर गिर गई। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? कमला काकी, इसके पैर पर ईंट की गठरी गिर गई है। पाँव जख्मी हो गया है। डॉक्टर ने 1 महीने तक आराम करने को कहा है। मैं चलता हूँ। ये सुनकर मेघा का मन बड़ी उलझन में फंस गया था। जब तक गोपाल जी ठीक नहीं होते मुझे कुछ करना होगा, वरना घर में दाने दाने पर आफत छा जाएगी। इसी सोच के साथ अगले दिन मेघा भूखी प्यासी कड़ी धूप में काम ढूंढने निकल गई, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। बस एक यही घर बच गया है। मेघा दरवाजा खटखटाती है, तभी एक अमीर औरत बाहर आती है। मालकिन, मुझ गरीब को कुछ काम दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें आज का ही काम दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी काम वाली बाई आज छुट्टी पर है। मेघा जल्दी से बर्तन और पूरे घर की सफाई करती है। बदले में राजरानी उसे 50 रुपए पकड़ाकर जाने को कह देती है, जिससे मेघा थोड़ा आटा खरीदने के बाद सब्जी खरीदने बाजार की ओर बढ़ती है। सारी सब्जियाँ कितनी महंगी है और मेरे पास बस 10 रुपए हैं। अचार ले लो, अचार, खट्टे मीठे अचार, 10 रुपए में 1 पाव अचार। ये सुनकर मेघा का मुरझाया चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो जल्दी से वहाँ आती है। अम्मा, अम्मा 10 का अचार देना। ये लो बेटी। देखते ही देखते उस बूढ़ी अम्मा के अचार खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और मेघा घर लौटकर गोपाल से कहती है, गोपाल, आज मैंने बाजार में एक बूढ़ी अम्मा को अचार बेचते हुए देखा। उनके अचार की बिक्री बहुत है। मैं सोच रही हूँ अचार बनाकर बेचूं। उससे जो 2 पैसे आएंगे उससे घर चल जाएगा। ख्याल तो अच्छा है, मगर पैसे कहाँ से आएंगे? सोच रही हूँ राम भैया के बागान से कच्ची कैरी और कटहल ले आऊं और अचार के मसाले बनिए से उधार ले लूं और अचार बेचकर उधार चुकता कर दूंगी। अगले दिन मेघा जब राम के घर गई तो उसने केरी देने से मना कर दिया और बनिए ने भी उधार देने से साफ मना कर दिया। मेघा रोते हुए एक पेड़ की छांव में बैठ गई। हे माँ दुर्गा, अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास एक पाई नहीं। ऐसे में मुझ गरीब बहू का अचार व्यापार का सपना कैसे पूरा होगा? इतने में मेघा की नजर पास में बेहोश पड़ी औरत पर गड़ जाती है। अरे ये तो वही बूढ़ी अम्मा है जो कल बाजार में अचार बेच रही थी। जैसे तैसे मेघा उस बूढ़ी अम्मा को पीठ पर लाद कर घर ले आई और कुछ देर बाद उसे होश आया। अम्मा, आप ठीक है? क्या बताऊं बेटी, मेरा घर बार सब छूट गया। कल रात मेरे गांव में बहुत तेज भूकंप आया, सभी घर ढह गए। तूने मेरी जान बचाई। दुर्गा माँ तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। अब मैं चलती हूँ। अम्मा, बिना ठिकाने के आप रहेंगी कहाँ? यही ठहर जाइए। मेघा ने बूढ़ी अम्मा को रोक लिया और एक ही दिन में दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए।
और मेघा ने अचार बनाने की बात बूढ़ी अम्मा के सामने रखी। बेटी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो इससे अचार का सामान ले आ। फिर मेघा बाजार से अचार बनाने के लिए कच्ची कैरी, कटहल, गाजर, नींबू, तेल, मसाले ले आई और माँ दुर्गा का नाम लेकर उन्होंने अचार बनाना शुरू कर दिया। तभी बातों ही बातों में मेघा ने पूछा, अरे अम्मा, अब तक आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। वैसे तो मेरा नाम भवानी है, मगर लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं। उसमें से मेरा एक नाम दुर्गा भी है। बूढ़ी अम्मा की इन बातों ने मेघा को सोच में डाल दिया। अगले दिन मेघा बूढ़ी अम्मा के साथ अचार बेचने बाजार जा रही थी। तभी माँ दुर्गा का मंदिर देखकर वो ऊपर आती है। हे माँ दुर्गा, आपकी दया बड़ी है। अपनी नजर अपने इस भक्त पर बनाए रखना, ताकि मेरे सारे अचार बिक जाए। अम्मा, ये अम्मा कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ बेटी। अचानक बूढ़ी अम्मा को माँ दुर्गा के मंदिर के अंदर से निकलता देखकर मेघा ने कहा, अरे अम्मा, अभी कुछ देर पहले तक तो आप बाहर थी, मगर तुमने मुझे पुकारा इसलिए मुझे आना पड़ा। बेटी चलो अब चलते हैं। फिर मेघा बनाए हुए अचार की बरनी लेकर बाजार आ गई, जहाँ बड़ी भीड़ अचार की अद्भुत खुशबू से वहाँ खींची चली आई। अरे ओ अचार वाली, जरा जल्दी से आधी किलो ये नींबू का अचार और आधी किलो आम का अचार बांध दो। मेरी बहू पेट से है, तुम्हारे बनाए खट्टे मीठे अचार खाएगी तो खुशी से भर जाएगी। थोड़ी देर में मेघा के सारे अचार बिक जाते हैं और बरनी खाली हो जाती है। ऐसे ही समय ढलता जाता है। मेघा बूढ़ी अम्मा के साथ ऐसे ही हर दिन अचार बनाकर उन्हें बाजार में बेचती रहती थी। धीरे धीरे मेघा के स्वादिष्ट अचार बाजार में छा जाते हैं और उसे खूब आमदनी होने लगती है, जिससे मेघा के घर में घिरी गरीबी मिट जाती है और वो कहती है, सचमुच बूढ़ी अम्मा, आपके साथ के बिना मेरे अचार का व्यापार इतना नहीं फैलता। तुम्हारे लिए मैंने कुछ नहीं किया, सब दुर्गा माँ ने किया है। मेरी मानो तो तुम माँ दुर्गा के नाम से मंदिर में भंडारा कराओ और भूखों को खाना खिलाओ। माँ इससे प्रसन्न होती है। आहा, ये बुढ़िया बोल तो ऐसे रही है जैसे खुद ही माँ दुर्गा हो। सुन, मेरी काली बहू को कोई जरूरत नहीं है भूखे भिखारियों को खाना खिलाने की। कल जाकर माँ दुर्गा के मंदिर में 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना। माँ दुर्गा कौन सा कुछ देखने आ रही है। मैं तुझे कह देती हूँ, अगर तूने एक भी पैसे खर्च किए तो मैं तुझे अपने घर से घसीटकर बाहर निकाल दूंगी। फिर अपने मायके जाकर करते रहना अपनी मनमर्जी। और इस बुढ़िया को बोल अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लेने को, क्योंकि मैं अब अपने घर में इस बुढ़िया का बोझ और नहीं झेल सकती। बड़ी आई माँ दुर्गा की भक्त ढोंगी कहीं की। कमला के लुचपन के कारण मेघा बंदिश में पड़ गई और रात भर माँ दुर्गा की प्रतिमा पर सर रखकर फूट फूट कर रोती रही। सवेरे जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा घर से गायब है। अम्मा, अम्मा कहाँ है आप? लगता है माँ जी की बातों के कारण अम्मा चली गई। 1 महीने के भीतर मेघा का बूढ़ी अम्मा के साथ बड़ा लगाव बन गया था। इसलिए अम्मा के जाने के बाद मेघा का मन टूट गया और अपनी सास के खिलाफ जाकर मेघा ने मंदिर में भंडारा करवाया और भिखारियों को खाना खिलाया। इतने में उसकी खड़ूस सास कमला डंडा लिए अपनी बहू को मंदिर में ही मारने पीटने लगती है। माँ जी मुझे मत मारिए, मैंने किया क्या है? काली कलूटी, इतना सब करने के बाद पूछती है किया क्या है? क्यों नहीं कोयला खदान? मेरे मना करने पर तूने क्यों खर्चे पैसे? अचार बेचकर 4 पैसे क्या कमा लिया, अपनी मन की चला रही है। हे माँ दुर्गा मुझे बचाओ। अचानक माँ दुर्गा की मूर्ति से वही बूढ़ी अम्मा निकलकर लाठी रोककर माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। कमला, तुमने मेरी भक्त को नहीं बल्कि मेरी आँख को छुआ है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारा अंत तय है। माँ दुर्गा का रौद्र रूप देखकर कमला डर से भरकर अपनी गलती मानकर गिड़गिड़ाने लगती है। माँ दुर्गा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि मेरे घर में अचार बनाने आई बूढ़ी अम्मा माँ दुर्गा है। अब से मैं अपनी बहू पर अत्याचार नहीं करूंगी। मेघा, उस रोज जब तुम बाजार में मुझसे अचार खरीदने आई थी, उसी पल मैंने तुम्हारे मन में झांक लिया था। तुम्हारे दिल में माँ दुर्गा की भक्ति भाव देखकर मैं आनंद से भरकर अचार बनाने तुम्हारे घर आ गई। जाओ और अपने अचार के व्यापार को मेरे नाम से चलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेघा को आशीर्वाद देकर आखिर में माँ दुर्गा ओझल हो जाती है और मेघा ने माँ दुर्गा के नाम से थोक अचार का बड़ा दुकान खोल लिया था। उस रोज के बाद से कमला ने अपनी बहू को उसके काले रंग के लिए कोसना और ताने देना छोड़ दिया था।